हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद नवीद अली एंड वेलकम टू फ्यूचर टैग। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है रिकर्शन। रिकर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि कहने को बहुत इजी है बट समझने में काफ़ी ट्रिकी है। मैंने अक्सर देखा है फ्रेशर्स को रिकर्शन के साथ स्ट्रगल करते हुए, जूनियर प्रोग्रामर्स को रिकर्शन के साथ स्ट्रगल करते हुए, और कई दफ़ा तो एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर भी रिकर्शन को अवॉइड करते हैं बिकॉज रिकर्शन में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको एवल्यूट करना और लॉजिकली उन कंडीशंस को डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को, सारी प्रॉब्लम्स को रिकर्शन की डिस्कस करते हैं और सबसे बड़ा यूज़ केस कि रिकर्शन को कहाँ यूज़ करना है और कहाँ रिकर्शन को अवॉइड करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप ये समझ पाएँ रिकर्शन को कहाँ यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। सो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। रिकर्शन क्या होता है? प्रोग्रामिंग में रिकर्शन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिसको यूज़ करते हुए फंक्शन खुद को कॉल करता है, साइमल्टेनियसली वो प्रॉब्लम को डिवाइड करता है इस तरीके से कि ताकि एक छोटी प्रॉब्लम उसमें से बाहर निकाल ली जाए और सिमिलर टाइप की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको आगे से फंक्शन को कॉल करके सिमिलर वे में सॉल्व किया जाए। मतलब इसको समझने के लिए एक फंक्शन सबसे पहले एक छोटी प्रॉब्लम को अलग करता है और फिर वो सेम फंक्शन को खुद को दोबारा कॉल करता है विथ अ रिड्यूस्ड इनपुट, ताकि वो सेम प्रॉब्लम का टाइप सेम है बट इनपुट रिड्यूस करके वो कॉल करता है रिकर्सिव वे में। इसको आप बेहतर तरीके से यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने आपको बोला कि जाओ और एक रूम है उसकी सारी दीवारों का डायमेंशन लेके आओ, उसमें 4 दीवारें हैं उसका डायमेंशन लेके आओ। आपने क्या किया, उसमें से एक दीवार का डायमेंशन आपने खुद ने निकाल लिया और बाकी 3 दीवारों के लिए आपने अपने जूनियर को बोला कि जूनियर नंबर 1 आप जाओ और 3 दीवार का डायमेंशन निकाल के लाओ। जूनियर नंबर 1 ने क्या किया, एक दीवार का डायमेंशन उसने निकाला और बाकी 2 दीवारों के लिए उसने अपने जूनियर को बोला कि आप जाओ और बाकी बची हुई 2 दीवारों का डायमेंशन निकाल के लाओ जूनियर नंबर 2। जूनियर नंबर 2 ने क्या किया, एक दीवार का डायमेंशन खुद ने निकाला और जो बची हुई आखिरी दीवार थी उसका उसने अपने भी जूनियर को बोल दिया, कोई फ्रेशर था मान लीजिए, उसको बोल दिया कि जाओ और बची हुई दीवार का डायमेंशन निकाल के लाओ। जो जूनियर नंबर 3 था, जूनियर नंबर 3 ने देखा कि अब सिर्फ एक ही दीवार है, इसको और रिकर्सिवली स्मॉल नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ कहलाएगी बेस प्रॉब्लम। तो उसने बेस प्रॉब्लम का डायमेंशन निकाला, मतलब आखिरी दीवार का, और फिर उसने वो चीज़ रिटर्न कर दिया। जब उसने वो रिजल्ट रिटर्न किया तो उसने किसको रिटर्न किया, जूनियर नंबर 3 ने जूनियर नंबर 2 को रिटर्न किया। जूनियर नंबर 2 ने अपना जो एक दीवार का डायमेंशन था वो उसमें जोड़ा और वापस उसको जूनियर नंबर 2 ने जूनियर नंबर 1 को रिटर्न कर दिया। जूनियर नंबर 1 ने उन दोनों दीवारों में अपनी दीवार का डायमेंशन जोड़ा उस रिजल्ट में और उसको वापस रिटर्न कर दिया आपको। आपने क्या किया, अपनी दीवार का डायमेंशन उसमें जोड़ा और रिटर्न कर दिया आपके मैनेजर को। सो दिस इज़ हाउ रिकर्सिव प्रॉब्लम वर्क। अगर आप इस डायग्राम में जो यहाँ पे दिया हुआ है आप देखें तो ये सिमिलर केस है। सबसे पहले आपने एक स्मॉलेस्ट इनपुट लिया, आपने एक इनपुट लिया सबसे पहले और आपको रिकर्सिवली काउंटर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फंक्शन काउंटर आपको दिख रहा है। तो आप कोई काउंटर यहाँ पे चला रहे हैं, तो आपने क्या किया, इफ़ i = 5 देन रिटर्न एंड i = i+1 कॉल काउंटर। आपने दोबारा काउंटर को कॉल कर लिया जब तक कि i 5 ना हो जाए। आपने i 1 के लिए सॉल्व करना चालू किया, इसको i 1 पे सॉल्व किया, आपने i 2 पे सॉल्व किया, i 3 पे सॉल्व किया, इसी तरीके से आपने i 4 पे सॉल्व किया एंड i 5 पे सॉल्व किया। जब आप बेस कंडीशन पे पहुंच गए जहाँ पे i की वैल्यू 5 हो गई, अब आपको यहाँ पे सिर्फ रिटर्न करना है, यू हैव टू डू नथिंग। तो यहाँ पे आपने 5 रिटर्न किया, फिर 4 रिटर्न किया, फिर 3 रिटर्न किया, फिर 2 रिटर्न किया। तो आप इस तरीके से, ये एक स्टेप काउंटर है, आपने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इस तरीके से रिटर्न किया। आप स्टैक में गए और स्टैक में वापस आए। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। लेट्स गो टू दिस। तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टार पैरामीटर के थ्रू समझते हैं। स्टार पैरामीटर में आप इनपुट क्या देते हैं, नंबर ऑफ रोज देते हैं। तो जब नंबर ऑफ रो 1 थी तो आप 1 स्टार प्रिंट करते हैं, जब नंबर ऑफ रो 2 थी तो आप 2 रो प्रिंट करते हैं, जिसमें पहली रो में 1 स्टार, सेकंड रो में 2 स्टार। रो नंबर 3 अगर दिया है, n की वैल्यू 3 है, तो आप 3 रो प्रिंट करते हैं, 1 स्टार, देन सेकंड रो में 2 स्टार्स एंड थर्ड रो में 3 स्टार्स। सिमिलरली आप रो 4 डाला है तो आप उसके लिए करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं, आपको कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि आपको रिकर्शन से सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा गुरु मंत्र बता रहा हूँ।
आपको ये 5 स्टेप अगर आपने फॉलो कर ली तो आप कोई भी रिकर्शन का प्रोग्राम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 5 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको एक बेस केस ढूंढना पड़ता है। बेस केस मतलब वो स्मॉलेस्ट केस रिकर्शन में जिसके बाद फर्दर रिकर्शन पॉसिबल ना हो। स्टार पिरामिड में अगर बेस केस देखा जाए तो जहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब आपको सिर्फ एक ही रो प्रिंट करना है और उसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम प्रिंट करना है, राइट, एक ही स्टार प्रिंट करना है, ये बेस केस है। सो आप लिखेंगे इफ n इक्वल्स 1 रिटर्न 1। इसके बाद आपको प्रॉब्लम को डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप होती है डिवाइड द प्रॉब्लम। डिवाइड द प्रॉब्लम मतलब कि आप डिवाइड कैसे करेंगे, इसी के अंदर अगर देखा जाए तो रो 1 का एक कैलकुलेशन हो गया और फिर बची हुई रोज के लिए आपने सिमिलर प्रोग्राम को दोबारा कॉल कर लिया। एग्जाम्पल जो हमने दीवार वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें एक दीवार को आपने देख लिया, उसका डायमेंशन आपने निकाल लिया और बाकी की दीवारों के लिए आपने अपने जूनियर को बोल दिया कि तुम निकाल लो। तो आपने क्या किया, जूनियर सेम एम्प्लॉय है ना, सो आपने सेम फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया, एम्प्लॉय फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया या डायमेंशन फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। तो आपने इनपुट रिड्यूस करके उस फंक्शन को कॉल कर लिया। सो आपने प्रॉब्लम डिवाइड कर दी। अब आपने क्या किया, जब प्रॉब्लम डिवाइड कर दी तब आपका थर्ड होता है सॉल्व द सब प्रॉब्लम। आपने सब प्रॉब्लम तो डिटरमाइन कर ली, एक दीवार खुद के पास रख ली, बची हुई 3 दीवारों का काम आपने अपने जूनियर को दे दिया। तो अब सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, सब प्रॉब्लम भी रिकर्सिव वे में सॉल्व होगी जब तक कि बेस केस के ऊपर ना पहुंच जाए। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको कंबाइन द सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे। फोर्थ स्टेप होगी टू कंबाइन द सॉल्यूशन एंड फिफ्थ स्टेप होगी हैंडल इनपुट वैलिडेशन। तो चलिए वो चीज़ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आपने बेस केस समझ लिया, बेस केस के बाद हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं N3 पे कि डिवाइड कैसे करेंगे। तो आप देखिए N3 के अंदर अगर आप नोटिस करें तो N3 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ N2 दिस ग्रीन ब्लॉक प्लस दिस 3 न्यू ब्लॉक्स। तो ये आपका सब प्रॉब्लम है कि आप N2 में लेंगे और एक इस तरीके से 3 ब्लॉक और ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको जब सब प्रॉब्लम आपको डिटरमाइन करनी, डिवाइड करना है आपको और सब प्रॉब्लम डिटरमाइन करनी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके कई तरीके हो सकते हैं। सो ये सबसे लॉजिकल स्टेप होती है टू सॉल्व द सब प्रॉब्लम। आप सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहेंगे, आप इस तरीके से ऐड करना चाहेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसी को हम N4 में देखते हैं, काफ़ी ईजी है। मैं पूरा का पूरा N3 का लॉजिक उठा लूँगा। N3 का पूरा मैंने उठा लिया, ये ऊपर वाला ग्रीन ब्लॉक N3 है और उसमें बस मैंने एक रो ऐड कर दिया। ये जो सबसे पहली दीवार थी वो मैंने निकाल लिया उसका डायमेंशन और बाकी के डायमेंशन मैंने जूनियर को निकालने को दे दिया। ये उसी तरीके से, तो जब जूनियर ने रिटर्न किया तो मैंने उसके डायमेंशन में अपना डायमेंशन जोड़ दिया। ये एक्यूमुलेशन हो गया, मतलब जूनियर के सारे मेरे पास आए और उसमें मैंने अपना जोड़ दिया। इसी ग्राफ को आप बिल्कुल रिवर्स करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम N1 स्टार्ट फ्रॉम N4। आपने क्या किया, अपनी दीवार ले ली और बाकी का पूरा अपने जूनियर को दे दिया। आपके जूनियर ने क्या किया, ऐसे नीचे वाली रो उसने खुद ने ले ली और बाकी ऊपर का पूरा ये वाला हिस्सा उसने भी अपने जूनियर को दे दिया। उसके जूनियर ने क्या किया, उसने अपनी दीवार निकाल ली और बाकी का हिस्सा उसने अपने जूनियर को दे दिया। ये वाला हिस्सा ऊपर वाला अपने जूनियर को दे दिया। उसके जूनियर ने देखा अदर रिकर्शन पॉसिबल नहीं है तो उसने N1 था तो उसने रिटर्न 1 कर दिया, मतलब 1 स्टार रिटर्न कर दिया। इसने 2 स्टार निकाले थे, इसने 2 इसमें प्रिंट कर दी। इसके बाद ये पूरा का पूरा N2 रिटर्न हुआ यहाँ पे और उसमें N3 के लिए ये ऐड हो गया। यहाँ पे पूरा N3 यहाँ पे रिटर्न हुआ और यहाँ उसमें N4 का ये आखिरी रो ऐड हो गई। सो दिस इज हाउ रिकर्शन वर्क। इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी द प्रोग्राम। ये हमारे पास एक रिकर्शन का प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बनाया। सो इसमें मैं आर्ग से यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं कमांड प्रॉम्प्ट से जब मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो मैं आर्गूमेंट में डिफरेंट आर्गूमेंट पास कर सकूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी पार्स कर ले रहा हूँ यहाँ पे आर्गूमेंट पार्सर के थ्रू और इसको मैं टोटल इनपुट में भेज दे रहा हूँ। मेरा ये फैक्टोरियल फंक्शन क्या करता है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है वे में। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक कोई भी गिवन नंबर का फैक्टोरियल ले रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट रिकर्शन के लिए फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल होता है आइडेंटिफाई द बेस केस। सो इफ n इक्वल 0 रिटर्न 1, दिस इज माई बेस केस इन केस ऑफ फैक्टोरियल। हर प्रोग्राम के हिसाब से बेस केसेस अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे जो बेस केस है वो n इक्वल्स 0 है। जब n 0 होगा तो मुझे रिटर्न 1 करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा फिर मेरे को डिवाइड द प्रॉब्लम, तो मैंने यहाँ पे देखिए इस लाइन में डिवाइड कैसे किया कि अगर मैंने 5 दिया है n 4 प्रॉब्लम रिड्यूस इनपुट के साथ सेम प्रॉब्लम को कॉल कर लिया, मतलब कि मैंने डिवाइड कर दिया प्रोग्राम प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द डिवाइडिंग द प्रॉब्लम। इसके बाद मुझे ये जो फैक्टोरियल n-1 है ये एक सब प्रॉब्लम है।
इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सेम फंक्शन कॉल कर लिया, तो आई एम सॉल्विंग द सम हियर इन फॉर्म ऑफ स्टैक्स। तो स्टैक में ये चीज़ किस तरीके से होगी उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो टू, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैक में कैसे होगी। देखिए जहाँ पे हम n-1 की बात कर रहे थे, तो फैक्टोरियल कैसे होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4। तो स्टैक में क्या होता है, एक स्टैक हमारा स्टैक मेमोरी इस तरीके से हो जाता है, वो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल, इसको हम कर लेते हैं फैक्टोरियल n, इन अवर केस n इज़ 5। फिर स्टैक में एक दूसरा जाएगा 5 - 1 विच इज़ 4, स्टैक में 4 चले जाएगा। सिमिलर मेरा स्टैक में 4 - 1 फिर से कॉल होगा विच इज़ 3, एंड देन 3 के बाद मेरा कॉल होगा फैक्ट 2, कॉल होगा फैक्ट 1। फैक्ट 1 जहाँ पे इसके बाद फैक्ट 0 होगा, और फैक्ट 0 पे मेरा रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने उसमें कंडीशन डाल रखा हूँ कि इफ़ इट इज़ 1 देन रिटर्न 1। सो यहाँ पे जैसे जैसे फैक्ट 0 पे जाएगा, यहाँ पे ये रिटर्न 1 करेगा। सो यहाँ पे रिटर्न 1 होगा, इट विल रिटर्न 1, देन एक्युमुलेशन होगा ये 1 का फैक्ट 1 के पास, और यहाँ 1 में मैंने क्या कर रखा था, 1 इंटू 1 कर रखा था, 1 इंटू 1, एंड फैक्ट 2 में भी मैंने सिमिलर चीज़ का ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा था। ऊपर का रिजल्ट 1 है, 2 इंटू 1, एंड यहाँ पे मैंने सिमिलर तरीके से करा था, ऊपर का रिजल्ट 2 है, 3 इंटू 2 विच इज़ 6, एंड यहाँ पे 4 इंटू 6 विच इज़ 24। सो यहाँ पे 5 इंटू 24 विच इज़ 120। सो इस तरीके से ये रिवर्स डायरेक्शन में, इस तरीके से ये क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में आपको मिलेगा फैक्टोरियल का रिजल्ट जो है में मिलेगा। पहले कॉल्स इस तरीके से जाएगा, कॉलिंग इस तरीके से होगी, और रिजल्ट इस तरीके से नीचे आए, ठीक है। सो नाउ हमने पहले बेस केस आइडेंटिफाई किया, फिर हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया, फिर हमने सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसके बाद हम सॉल्यूशन कंबाइन किया, एंड जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो यहाँ पे हम इस तरीके से n इंटू कंबाइन कर रहे हैं, रिटर्न करते जा रहे हैं, कंबाइन होते जा रहा है सॉल्यूशन। एंड फाइनली अगर आप एलिफ में ये देखें, एलसिफ में मैंने n इज़ लेस देन 0 लगाऊँ, मैंने यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन को हैंडल, हमने यहाँ पे कंडीशन इसलिए लगाई है कि अगर कोई भी प्रोग्राम को नेगेटिव इनपुट देता है तो उस केस में प्रोग्राम इनफाइनाइट रिकर्शन में चले जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। सो इस तरीके के एज केसेस एंड नेगेटिव इनपुट केसेस को हमने यहाँ पे n इज़ लेस देन 0 लगा के हमने हैंडल किया हुआ है। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। लेट्स रन द प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। सो हम टर्मिनल पे जाते हैं एंड वी विल राइट and I'm giving input as 5 and output is 120। मैं एक बार इसको दूसरे इनपुट्स के साथ रन करता हूँ, लेट्स से 2, आउटपुट इज 2। मैं इसको एक नेगेटिव इनपुट देता हूँ लाइक -5। सो हमने एज केस हैंडल किया हुआ है, इसका आउटपुट 0, अदरवाइज ये इनफाइनाइट रिकर्शन में चले जाता। लेट्स डिस्कस कि हमें रिकर्शन कहाँ यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। देयर आर सिनारियोज जहाँ पे हमें रिकर्शन यूज़ करना चाहिए और रिकर्शन यूज़ करना बेनिफिशियल होता है, लाइक ट्री ऑपरेशन और ऑपरेशन विच वी कैन परफॉर्म ऑन ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर, लाइक ट्रेवर्सर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रेवर्सर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सर, इंसर्शन ऑफ डेटा इन ट्री, डिलीशन ऑफ डेटा इन ट्री, सर्चिंग डेटा इन ट्री, like binary search trees, AVL trees, so we can use recursion over there. Other than this, the second place we can use recursion is pathfinding algorithm or graph algorithms, like DFS, first depth first search, like traversing in a graph, traversing in a maze, cycle detection in a graph, or cycle detection in a linked list. We can use recursion. We can also use recursion in recursive backtracking type of algorithm, like Sudoku solving, n-queens problem, और जनरल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम जहाँ पे हम बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज़ रिकर्शन इन डायनामिक प्रोग्रामिंग, लाइक knapsack प्रॉब्लम, लाइक लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस, ऑप्टिमल बाइनरी ट्री सर्च, वी कैन यूज़ recursion over there.
or bottom up dynamic programming, we can use regression over there as well. We can also use regression in mathematical calculation or sequence generation type of problem like Fibonacci sequence generation, Pascal sequence generation, factorial computation, exponential equation solving. We can also use regression in finding out balance in equation, like equation is balanced or not, like this. लेट्स टॉक अबाउट सिनारियोज जहाँ पर रिकर्शन नहीं यूज़ करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए. सो वेरी फर्स्ट थिंग, रिकर्शन हमें वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पे परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड लिखा जा रहा हो, जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत नेसेसरी हो, कोड की स्पीड नेसेसरी हो. क्योंकि रिकर्शन दो चीज़ों में ख़राब होता है. पहला, मेमोरी मैनेजमेंट में, बिकॉज वो डेटा स्टैक में रखता है और सारा का सारा फंक्शन कॉल उसका स्टैक में होता है, तो वो काफ़ी मेमोरी कंज्यूम करता है. दूसरा, स्टैक के ऑपरेशन में वो सबसे पहले कॉल करता है, फिर रिजल्ट रिटर्न करता है. सो इट्स अ वेरी लेंदी ऑपरेशन एंड स्टैक इज ऑलवेज हैविंग लिमिटेड मेमोरी और लिमिटेड स्पेस. सो जहाँ पे भी परफॉर्मेंस क्रिटिकल हो वहाँ पे हमें नहीं रखना चाहिए. रिकर्शन से परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है. जहाँ पे लार्ज इनपुट साइज हो वहाँ पे रिकर्शन यूज़फुल नहीं है. रिकर्शन वहाँ पे भी यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पे लिमिटेड स्टैक स्पेस हो, क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि लिमिटेड स्टैक स्पेस होगा तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा. चलिए उसी के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं. मैं वापस टर्मिनल पे जाता हूँ और मैं एक बहुत बड़े इनपुट पे रन करने की कोशिश करता हूँ. लेट्स सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे जिसको रन किया मुझे स्टैक ओवरफ्लो पे एक्सेप्शन आ गया, रिकर्शन एरर, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड. जावा में इसी को स्टैक ओवरफ्लो कहा जाता है. इसके ऊपर एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट स्टैक ओवरफ्लो भी बनी हुई है. सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें अवॉइड करना चाहिए रिकर्शन वहाँ पे जहाँ पे लिमिटेड स्टैक स्पेस हो. कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट टाइप के एप्लीकेशंस में भी नहीं यूज़ करना चाहिए जहाँ पे म्यूटेबल स्टेट्स हो या फिर हो या इनफाइनाइट स्टेट मशीन हो, हमें नहीं पता कि कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, उस तरीके की एप्लीकेशंस में नहीं यूज़ करना चाहिए. इसके अलावा रिकर्शन हमें नहीं यूज़ करना चाहिए जहाँ पे ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन नहीं करती हो. ठीक, वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो आने के चांसेस होते हैं. और हमें रिकर्शन अगर हमारी टीम में जूनियर टीम मेंबर्स हैं या फ्रेशर्स हैं तो वहाँ पे भी यूज़ नहीं करना चाहिए. या फिर हम चाहते हैं कि हमारे कोड की रीडेबिलिटी बहुत इंप्रूव रहे तो वहाँ पे भी हमें रिकर्शन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिकर्शन की जो बेस कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी क्रिप्टिक होती हैं लॉजिक में और उससे रीडेबिलिटी इम्पैक्ट होती है. और प्रोग्रामर को हमेशा स्टेप को ब्रेन में रखना होता है कि कैसे वो अपना रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, कैसे एग्जिट और टर्मिनेशन कंडीशंस डिटरमाइन करेगा. क्योंकि रिकर्शन में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका जो कोड है, सी हियर, आपका जो कोड है उसमें एक से ज़्यादा बेस कंडीशंस हो सकती हैं. फर्स्ट थिंग, इट कैन हैव मोर देन वन बेस कंडीशन. आल्सो इट कैन हैव मोर देन वन डिवीजन. अभी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को डिवाइड किया था तो यहाँ पे प्रॉब्लम दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, n इंटू फैक्टोरियल n-1. बट आपका ये जो रिकर्सिव मेथड है ये एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है. लाइक अगर आप फिबोनाची सीक्वेंस पे रिकर्शन देखेंगे तो वहाँ पे n-1 इंटू n-2 होता है, तो दोनों बार आप फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 करेंगे तब आपका फिबोनाची सीक्वेंस का रिकर्शन से आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और मुझे आप कमेंट में बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं रिकर्शन से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू प्रोग्राम्स आपको बताऊं जो पॉपुलर इंटरव्यू प्रोग्राम्स और उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे. सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल क्रिएट वीडियो ऑन दैट एज वेल. हैव ए गुड डे, बाय.